Assalamu alaikum viewers. Today I am going to discuss about brief introduction of 20th century literature, and this video is going to be very short, and in the next coming videos I will talk about 20th century in detail, like 20th century literature in detail. Let's start now. Literature of the 20th century refers to the world literature. दुनिया में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था उसको हम वर्ल्ड लिटरेचर के नाम से जानते हैं। उसको हम वर्ल्ड लिटरेचर बोलते हैं क्योंकि 20th सेंचुरी में जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था उसको हम वर्ल्ड लिटरेचर ही बोलेंगे। And it was produced during the 20th century, as I have discussed in the previous slide. In the 20th century, the main periods are captured in the bipartite division. Now what is bipartite division? Bipartite का मतलब कि दो parts में divide होना. Now I have divided this bipartite division into two parts. The first is the modernist literature, and the second one is postmodern literature, which means that the literature of the 20th century is divided into modernist literature and the postmodern literature. And this modernist literature is divided into 1900 to 1940 period, and postmodern literature is divided into 1960 to 1990, and respectively divided as a rule of thumb by World War II. As you know already, World War II we have studied in second semester in IR, World War I and World War II. It has a great impact on literature as well. World War II as well. That started in 1939 and ended in 1945. And let me tell you that technological advances during the 20th century allowed cheaper production of books, resulting in a significant rise in production of popular literature and trivial literature. कि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो गई थी वर्ल्ड वार टू के बाद, या हम ये कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो गई थी 20th सेंचुरी में, और इसमें अलाउ हो गया था कि चीप पब्लिकेशन हो रही थी बुक्स की, चीप जो जिनका कोई मोरल लेसन ही नहीं होता था उस टाइप की बुक्स पब्लिश होना स्टार्ट हो गई, और उसकी वजह से पॉपुलर लिटरेचर भी प्रोड्यूस हुआ, एंड विद द पॉपुलर लिटरेचर trivial literature also produced. Now you got the point. Move to the next point. The division of popular literature and high literature in the 20th century is by no means absolute, and various genres such as detective or science fiction और वो जो नॉवेल्स और ट्रिवियल लिटरेचर जो प्रोड्यूस हुआ था, पब्लिकेशन हुई थी ट्रिवियल की पॉपुलर लिटरेचर, उसमें डिटेक्टिव और साइंस फिक्शन भी प्रोड्यूस हुआ था, और ये दोनों बीच में फ्लक्चुएट कर रहे थे कि डिटेक्टिव हम किसको बोलें और साइंस फिक्शन हम किसको बोलें. एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंचुरी मोस्टली इग्नोर्ड बाय मेन स्ट्रीम लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दीज जॉनरास डेवलप देयर ओन एस्टैब्लिशमेंट्स एंड क्रिटिकल अवार्ड्स. अब उन पब्लिकेशंस की वजह से अवार्ड्स भी इस्टेब्लिश हुए. सिंस 1965 नेबुला अवार्ड, या नेबुला अवार्ड का मतलब क्या है? नेबुला अवार्ड में क्या होता था कि जिसका भी साइंस फिक्शन या फैंटेसी वर्क अच्छा प्रोड्यूस हुआ है, जो अच्छा प्रोड्यूस वर्क हुआ है और जिसको ज़्यादा ऑडियंस भी अप्रिशिएट करती है, उसको नेबुला अवार्ड मिलेगा. और ये किसकी तरफ से? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से. द अवार्ड्स आर ओरिजिनेटेड एंड अवार्डेड बाय साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी राइटर्स ऑफ अमेरिका. नेबुला अवार्ड का ये मतलब है कि जो फिक्शन लिखा गया था और फैंटेसी हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से जो जिसने अच्छा लिखा है उसको ये अवार्ड मिला. और उसके बाद आती है ब्रिटिश फैंटेसी अवार्ड की सिंस 1971, और इसके हमें नाम से पता चल रहा है कि फैंटेसी जिसकी अच्छी थी, जिसने अच्छी फैंटेसी लिखी या अच्छा गुड वर्क ऑफ फैंटेसी जिसने लिखा, उसको ये अवार्ड दिया गया, ब्रिटिश फैंटेसी अवार्ड. एंड दिस अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971. और फिर कौन सा अवार्ड आया? माइथोपोइक अवार्ड, मेथोपोइक भी बोल सकते हैं हम इसे, ये भी 1971 में आया. और ये नाम से पता चल रहा है कि ये अवार्ड कौन सा था? मिथ मेकिंग का, कि जिसकी मिथ मेकिंग सबसे अच्छी होगी उसको ये अवार्ड दिया जाएगा. In contrast to the earlier writers of the 20th century who glorified and admired the development of the civilization. अब 20th century से पहले की बात हो रही है कि जिन्होंने सिविलाइजेशन को ग्लोरीफाई भी किया और एडमायर भी किया, और इट्स अचीवमेंट्स एंड ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, एंड हु सॉ द कमिंग फ्यूचर ऑफ द गोल्डन एज. उन्होंने गोल्डन एज भी देखी और उन्होंने एडमायर भी किया इस एज को, और
इन कंट्रास्ट टू द मॉडर्निस्ट राइटर, मॉडर्निस्ट राइटर्स ने क्या किया, दे हैड द ऑपोजिट एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडर्न लाइफ ऑफ सोसाइटी एज द years of two world wars, years of social and economical crisis। जो 20th सेंचुरी से पहले के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडमायर किया मॉडर्निस्ट आने वाली जो आने वाला एरा है, लेकिन जो मॉडर्निस्ट पीरियड है उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि सोसाइटी वॉज लॉस्ट एंड वॉज एक्सपीरियंसिंग स्टैग्नेशन, कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, नो वर्क ऑफ लिटरेचर वॉज बींग प्रोड्यूस्ड, एंड द मेन थीम क्या थी? मोरल एंड एथिकल डेग्रेडेशन ऑफ द अपर क्लासेस। डेग्रेडेशन मीन के लो लेवल, जिल्लत और रसवाई of upper classes first and of the most part of the society a bit later was a main theme of the contemporary art of that time। कि morals लॉस हो गए थे और ethics भी लॉस हो गए थे, बिल्कुल ethically लो वर्क प्रोड्यूस होने लग गया था। जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 थी, WW1 एंड WW2, यही हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन दोनों वॉर्स के जो आउटकम थे, रिजल्ट थे, वो क्या क्या मसले पैदा हुए? इकोनॉमिकल क्राइसिस आए उसकी वजह से, सोशल प्रॉब्लम्स हुई, डिसअपॉइंटमेंट इन रियलिटी, सोशल इनजस्टिस, ये सब कुछ गड़बड़ हुई पूरी सोसाइटी में, पूरे लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड में। और फिर क्या हुआ कि इसकी वजह से लोगों की कॉन्शियसनेस इफेक्ट होने लग गई, और इसने आउटकम ऑफ द टू वर्ड्स ने किसको इन्फ्लुएंस किया? लोगों को माइंड सेट को इन्फ्लुएंस किया। और इनर वर्ल्ड मीन्स देयर ब्रेन एंड देयर माइंड कंट्रोल्ड बाय दीज आउटकम्स। In order to understand the situation in the society of the half of the 20th century की situation को हमें समझने के लिए one does not have to read contemporary literature। हमें contemporary literature की जरूरत भी नहीं है, हम इन पेंटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया। अब ये पेंटिंग ऑफ पिकासो है, ये देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ समझ आ रही है कि किस तरह की पेंटिंग है? ये आँख कैसी बनी हुई है? इस तरह की आंखें तो नहीं होती इंसानों की, और ना ही किसी और की भी। और ये नाक कैसा बना हुआ है, होंठ कैसे बने हुए हैं? इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पेंटिंग। और इस पेंटिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लिटरेचर का वर्क भी इसी तरह से ही प्रोड्यूस किया जा रहा कि ना उसका पाँव ना उसका सर पैर तो था ही नहीं, ये हम कह सकते हैं। नो मिडल, नो एंड, नो स्टार्टिंग। और पेंटिंग ऑफ दिल्ली भी हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसी, हमने आई थिंक सरियलिज्म में इस तरह की हमने पढ़ी थी कि जिसमें वॉच जो है वो मेल्ट हो रही है। ये यहाँ पर हमें वॉच मेल्ट हुई नज़र आ रही है। कुछ समझ आ रही है इस पेंटिंग में? नथिंग, कुछ भी समझ नहीं आ रही हमें। और इस तरह का वर्क ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था इस इरा में, और इसकी वजह से डिक्लाइन ऑफ मॉरल्स और डिसअपॉइंटमेंट फैली हुई थी इरा में। अब हम बात करते हैं कि जिन्होंने काम भी किया, जिन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की सोसाइटी को, उनमें आती हैं वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस। वर्जीनिया वुल्फ ने उन्होंने क्रिटिसाइज किया रिजर्व वर्ड ऑफ इंग्लिश मैन इन 1920s, मेंशनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग यूनिटी एंड हार्मनी विद ईच अदर, के एक दूसरे के साथ हार्मनी और यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी और हार्मनी रख के हम इस सिरा की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और जेम्स जॉयस ने क्या बोला? जेम्स जॉयस जो सपोर्ट करते थे आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट को, और इसका मतलब ये है कि आयरिश पीपल आर अ नेशन, अपने आप को नेशन मानते हैं। और इनके व्यूज ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक मीन पॉजिटिव व्यूज रखना। Other works of the modernist writers also use the method of personal analysis, description of the inner world and fragmentation of thoughts to show the reader the urgent social problems from different angles। अब डिफरेंट राइटर्स ने क्या किया, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस को हटा के डिफरेंट और अदर राइटर्स ने क्या किया कि उन्होंने ऐसे वर्क प्रोड्यूस की जिसमें फ्रेगमेंट्स ऑफ थॉट्स थी, डिवीजन ऑफ थॉट्स थी। उससे पता लगे कि सोसाइटी में भी ये सब कुछ हो रहा है, कि कुछ भी सीक्वेंस से नहीं चल रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि एज अ वर्क्स दैट वर डिस्कस्ड, जो भी वर्क्स प्रोड्यूस हो रहे थे लिटरेचर के, उनमें क्या डिस्कस हो रहा था? मॉरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब कि हर एक इंडिविजुअल की जो मॉरल प्रॉब्लम थी। सोशल एलिनेशन अमंग डिफरेंट क्लासेस, एलिनेशन मीन सेपरेशन, बिल्कुल सेपरेट रहना। डिफरेंट क्लासेस मीन के अपर क्लास एंड लोअर क्लास, उन दोनों में कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, सेपरेट रहना बिल्कुल। एंड क्राइसिस इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ। और सोसाइटी बिल्कुल वॉइसेस और एब्सर्ड से भरी हुई थी। वॉइसेस मतलब जैसे कि हम वर्ड्स अभी पढ़ के आ रहे हैं, पीछे पेंटिंग हमने देखी है, उसमें हमें वॉइसेस टाइप ही नज़र आ रही है कि कोई
मोरल लेसन है नहीं, लैक ऑफ मोरालिटी। मैनी कुड नॉट सी द वे आउट ऑफ पेंटिंग ऑफ लिली। और कुछ लोगों ने डिज़ायर की कि हम पर्सनल एस्थेटिसिज्म बन जाए। एस्थेटिसिज्म मतलब हर्मिटेज, जिस तरह सूफी होते हैं वो जंगल में रह जाए और बस अपने बस सोचते रहें मेडिटेशन करते रहे, हर्मिटेज जो सूफी बन जाए, दरवेश टाइप का। दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।